हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल कमिंग फ्रॉम माय सोल। सो ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम इसमें बहुत बेसिक देखेंगे कि जो हीलिंग थेरेपीज है, क्वांटम हीलिंग थेरेपीज लाइक पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इनर चाइल्ड हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग, ये सारी थेरेपीज हमको मोक्ष तक कैसे पहुंचाती हैं। अब जब बात मोक्ष की आई है तो certainly it has something to do with spirituality. While going through the video, you will realize that it has everything to do with spirituality. इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेगा, मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगी, पर आपको ये समझ में आएगा कि ओके, this is how the power of my soul has got depleted and now I have many means to get it back, to get my power back. अब ये सब क्या बोल रही है अर्पिता, इसको देखने के लिए let's start with the video. ओके, सो क्वांटम हीलिंग्स हमें मोक्ष तक कैसे पहुंचाती है, उसके लिए सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये देखें कि मोक्ष होता क्या है। तो उसके लिए मानते हैं कि हमारी आत्मा ने सबसे पहला जन्म सतयुग में लिया। तो हम ये सब जानते हैं कि हमारे पास 4 युग हैं और उन 4 युगों की साइकिल हमेशा चलती रहती है। तो पहला आया हमारा सतयुग, उसके बाद आया हमारा त्रेता युग, फिर आया द्वापर युग और फिर आया कलयुग। कलयुग के बाद फिर से आ जाएगा हमारा सतयुग। तो ये सतयुग से कलयुग तक हम पहुंचे कैसे, और हर ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या क्या घटा, और फिर जब वो कलयुग से सतयुग में वापस जाएगा तब फिर से उसके अंदर क्या घटेगा, वो हम जल्दी से देखेंगे। तो देखिए, सतयुग में इस बॉडी को देखिए, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सटल बॉडी। इसमें 7 चक्रा है और इस बॉडी के आसपास आप देखिए, ये इसका ऑरा दर्शा रहा है। ठीक है, अब ये जो 7 चक्रा है ना, सतयुग में ये 7 चक्रा बहुत हेल्दी होते हैं, इनमें कहीं भी ब्लॉकेज नहीं होता। अच्छा, जब हम कहते हैं कि चक्रास में ब्लॉकेज नहीं है तो हमारा मतलब क्या है? हमारा मतलब है कि जो लाइफ फोर्स है, जो कुंडलिनी एनर्जी है, जो इस रेड चक्रा के नीचे, सबसे नीचे वाले चक्रा के नीचे बैठी होती है, वो 7 चक्रा को चीरती हुई सबसे ऊपर क्राउन चक्रा के पास पहुंच जाती है। इसका मतलब कि जो चक्रास हैं वो पूरे के पूरे बैलेंस है और हेल्दी हैं। ठीक है, जब हमारे चक्रास बैलेंस और हेल्दी होते हैं एक ह्यूमन बीइंग के, तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो हाईली अबंडेंट ह्यूमन बीइंग होता है। अबंडेंस माने सिर्फ पैसा नहीं होता, अबंडेंस माने हर तरीके की अबंडेंस। उसके पास पैसा भी होता है बहुत सारा, उसके पास खुद को सपोर्ट करने के लिए उसके पास जितना पैसा चाहिए वो सारा होता है, उसके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हैं, उसके मन में किसी के लिए भी किसी भी तरीके का जेलसी नहीं होता है, उसके अंदर घमंड नहीं होता है, वो किसी पे गुस्सा नहीं करता है, वो नेचर से बहुत जुड़ा हुआ होता है। तो ये सारी चीजें जिनको हम कलयुग में बहुत नॉर्मल मान के चलते हैं ना, कि अरे ये तो नॉर्मल बात है, बीइंग ह्यूमन वी फील दैट वे, वो बीइंग ह्यूमन वाली चीज नहीं होती है। The souls in Satyug are the epitomes of compassionate human beings. इनके अंदर कंपैशन बहुत ज़्यादा होता है और हर तरीके की अबंडेंस को ये एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये सोल हो गई हमारी सतयुगी सोल। तो क्या सीखा हमने? एक ऐसी सोल जिसके सारे चक्रास बिल्कुल ठीक है, और क्योंकि चक्रास ठीक है तो इनके अंदर किसी भी तरीके का विकार नहीं है, कोई मोह माया नहीं है, दूसरों को जितना प्यार करते हैं खुद को भी उतना प्यार करते हैं, खुद को जितना प्यार करते हैं उतना ही दूसरों को प्यार करते हैं। और क्योंकि सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स सतयुग में ऐसे होते हैं, तो जो नेचर है वो भी उनको 100% सपोर्ट करते हैं। तो जो अर्थ की सुंदरता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब ये जो सोल है सतयुग में जब सारी अबंडेंस एक्सपीरियंस कर रही है, बहुत खुश है, अपने बहुत करीब है और उसको पता है कि वो एक आत्मा है। समहाउ सतयुग में आत्माओं को पता होता है कि वो आत्मा है, वो बॉडी नहीं है, यानी कि वो एक सोल कॉन्शियस आत्माएं होती है, बॉडी कॉन्शियस आत्माएं नहीं होती है। कलयुग में अगर आप देखेंगे तो हम लोग, ज्यादातर लोग
अपनी बॉडी को, अपने नाम को अपना अस्तित्व मानकर चलते हैं। माने कि मैं अर्पिता हूँ, मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, मेरा एक हस्बैंड है, मेरी एक बच्ची है, मैं बेंगलोर में एक जगह रहती हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है। ये हो गई एक बॉडी कॉन्शियस आइडेंटिटी। जबकि एक सोल कॉन्शियस आइडेंटिटी ये होती है कि मैं एक सोल हूँ और इस जन्म में मेरा रोल है अर्पिता का, और मेरे साथ दूसरी आत्माएं जो रोल्स में है वो है, एक आत्मा मेरे हस्बैंड के रोल में, एक आत्मा मेरी बेटी के रोल में, एक आत्मा मेरी फ्रेंड्स के रोल में। मुझे मेरे प्रारब्ध काम पूरे करने हैं और फिर यहाँ से चले जाना है। ये होती है सोल कॉन्शियस आत्मा। तो सतयुग में आत्माओं को परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन उनको ये पता होता है कि वो आत्माएं हैं और यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रही हैं। इसीलिए उनके चक्रास हाईली हील्ड होते हैं और वो बहुत पावरफुल होते हैं। उनकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि उनको जो चाहिए वो उनको मिल जाएगा। अब देखिए, ये जो सतयुगी आत्मा है, इसने अब जन्म लेते 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 लेते, मतलब अभी इस आत्मा ने अपना पहला जन्म सतयुग का खत्म किया, अब ये दूसरे जन्म में आएगी, तीसरे जन्म में आएगी, तब भी इस आत्मा की क्वालिटीज सेम ही रहेंगी। पर क्योंकि आत्मा जन्म लेती चली जा रही है, लेती चली जा रही है, तो उसकी जो पावर है वो डिप्लीट हो जाएगी। इट्स लाइक जैसे बीके शिवानी दीदी हमें सिखाती है कि जैसे फोन में बैटरी है, तो बैटरी अगर 100% से 50% हो गई, तब भी फोन तो काम कर रहा है ना। हो सकता है थोड़ा स्लो हो जाए कि भाई उसके अंदर इधर उधर बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, तो उसकी अब सोल में इतनी पावर ही नहीं रह गई है कितना डेटा संभाले, ऐसा हो सकता है। पर सोल ठीक तरीके से तब भी काम करती रहेगी। तो जैसे जैसे हमने जन्म लिया, जन्म लेते 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 हम पहुंच गए दूसरे युग में। तो ये जो व्हाइट बॉडीज आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारे रीइंकार्नेशन हो गए, और फाइनली रीइंकार्नेशन लेते लेते हमने एक युग को क्रॉस किया और हम दूसरे युग में आ गए, विच इज त्रेता युग। त्रेता युग में क्या होता है कि सोल की क्वालिटीज थोड़ी सी कम हो जाती हैं। अगर सतयुग में 16 क्वालिटीज हैं, तो त्रेता युग में कुछ 14 क्वालिटीज रह जाएंगी। तो लोग यहाँ पे भी अबंडेंस फील करते हैं, उनके पास सब कुछ होता है, पर धीरे 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 विकारों का एक्सपीरियंस करना उनका त्रेता युग के एंड से शुरू हो जाता है। लेकिन सोल की जो पावर है वो थोड़ी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें, तो सतयुग की जो ऑरा है वो बहुत बहुत ब्राइट है, और जो चक्रास है वो भी बहुत ब्राइट है। लेकिन त्रेता युग में जो चक्रास है और जो सोल है, सॉरी जो चक्रास है और जो ऑरा है, वो थोड़ा सा डिमिनिश हो चुका है। अब ठीक इस तरह, जिस तरह हम सतयुग से त्रेता युग में आए, उस तरह हम त्रेता युग से पहुंच गए द्वापर युग में। द्वापर युग में पहुंचने के लिए फिर से हमने रिइंकार्नेशन लिए त्रेता युग में ही, और रिइंकार्नेशन लेते लेते हम पहुंच गए द्वापर युग में। अब द्वापर युग एक ऐसा युग होता है जहां इतने जन्म लेने के बाद आत्मा त्रस्त हो चुकी होती है, और क्योंकि अब आत्मा त्रस्त है, तो वो सोल कॉन्शियसनेस से, जो सतयुग में सोल कॉन्शियसनेस था, उससे बॉडी कॉन्शियसनेस में आना शुरू होती है। अब वो अपने बारे में सेल्फिशली सोचना शुरू करती है, और ये भूलना शुरू कर देती है कि वो आत्मा है, और ये सोचना शुरू कर देती है कि वो बॉडी है। यानी कि अर्पिता ये भूल जाएगी कि वो इस लाइफ में अर्पिता है। वो ये याद रखे कि जिंदगी एक ही होती है, मैं अर्पिता हूँ, मेरा एक हस्बैंड है, मेरी एक बेटी है, मेरे कुछ फैमिली और फ्रेंड्स हैं, बस इतना ही वो याद रखेगी। और क्योंकि अब उसको सिर्फ इतना याद होता है, तो इंट्रोडक्शन होता है इन सोल्स का उन सारे विकारों की तरफ जो हमें हमारे पतन की तरफ ले जाते हैं। माने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 वाइसेस आपने सुने होंगे। ये पांचों वाइसेस हमारे अंदर आना शुरू होते हैं द्वापर युग से। अब आप देखिए, द्वापर युग में ये जो सोल है, इसका ऑरा और इसके चक्रों का कलर दोनों डिमिनिश्ड है। सबसे ज्यादा खूबसूरत था ये ऑरा सतयुग में, थोड़ा सा कम त्रेता युग में, उससे और कम द्वापर युग में, क्योंकि द्वापर युग में नाउ द सोल हैज स्ट्रिकन बाय द 5 वाइसेस। अब द्वापर युग में इतने सारे जन्म लेकर वो सोल इन वाइसेस को अपनी नेचर का हिस्सा बना लेती है,
वो उसका संस्कार बन जाता है और उस सोल को ये लगने लगता है कि इस तरीके से जीना नॉर्मल है, इट्स बीइंग ह्यूमन, कि मुझे किसी चीज़ का लस्ट है, इट्स बीइंग ह्यूमन कि मुझे किसी से अटैचमेंट है, इट्स बीइंग ह्यूमन कि मैं प्राउड हूँ, इट्स बीइंग ह्यूमन कि मुझे गुस्सा आ रहा है। करेक्ट, हमें लगता है कि हाँ उसने बात ही ऐसी करी तो मुझे गुस्सा आया, नेचुरल था ना गुस्सा आना। तो ये सारे जो थॉट्स हैं वो शुरू होते हैं हमारे द्वापर युग से, और जो हमारा ये है ना पूरा चक्र, ये और डैमेज हो जाता है, उसकी पावर और ज्यादा कम हो जाती है। अब हम बोलते हैं कि चक्र डैमेज हो गया है तो हमारा एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? सो अंडरस्टैंड दिस। जब हमारी कुंडलिनी एनर्जी रूट चक्रा के नीचे से सहस्रार चक्रा तक पहुंच रही है तो माने कि सारे चक्र ओपन है, खुले हुए हैं, उनके अंदर कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है कि वो लाइफ फोर्स को अपने अंदर से बहने ना दे। पर जैसे जैसे हम विकारों में आते हैं, जिस जिस टाइप का विकार होता है उससे रिलेटेड चक्रा ब्लॉक होना शुरू होता है तो वो उस एनर्जी को वहां पे रोक लेता है। तो अगर मेरे अंदर ये फियर आ गया कि मैं जिंदगी कैसे चलाऊंगी तो मेरा रूट चक्रा जो है वो ब्लॉक हो जाता है और एनर्जी रूट चक्रा पे ही रुक जाती है। तो द्वापर युग से जब हमारे अंदर सारे विकार आने शुरू हुए तो हमने दूसरों की सारी बातों को, उनके अचीवमेंट्स को अपनी इनसिक्योरिटीज से देखना शुरू करा कि उसके पास कुछ ऐसा है, मेरे पास नहीं है तो मैं कम हूँ, उसने मुझे इंसल्ट किया तो मेरी इंसल्ट हो गई तो मैं कम हूँ। तो इस तरीके की जितनी भी चीजें होती हैं जिनका हमें बुरा लग जाता है, जिसकी वजह से हम सामने वाले के लिए खराब सोचना शुरू करते हैं, वो सारी चीजें चाहे हमारी डेली लाइफ की ही क्यों ना हो, हमारे चक्रास को ब्लॉक कर देती हैं। तो अगर आप किसी के साथ अनहेल्दी कंपटीशन में हैं तो आपके चक्रास ब्लॉक हो गए। अगर आप किसी से जेलस हैं तो आपके चक्रास ब्लॉक हो गए। अगर आप लाइफ को लेके बहुत फियरफुल हैं कि मैं पता नहीं जिंदगी भर पैसे कमा पाऊंगा या नहीं, तो आपके चक्रास ब्लॉक हो गए। अगर आप किसी को अनकंडीशनल प्यार नहीं कर पा रहे, अगर आपके अंदर कंडीशंस हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो या करते हो तो तुम मेरे हिसाब से चलोगे, तब आपके चक्रास ब्लॉक हैं। अगर आप जैसे हैं वैसे दूसरों के सामने खुद को नहीं रख पा रहे तो आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। अगर और थर्ड आई चक्रा तो हमें पता ही है, चीजों को बहुत ही ज्यादा एक लिमिटेड थॉट प्रोसेस के साथ देखना, तो माने थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है। और सहस्रार चक्रा का तो हमें पता ही है कि उसका मतलब तो पूरा कॉस्मोस से कनेक्ट होना होता है। दैट्स डिफिकल्ट टू अचीव, माने वो सतयुगी आत्माएं थी और हम सारे सतयुग में नहीं थे, सतयुग में से वो थे जो इस हीलिंग को अचीव कर लेते हैं। उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, वेल दैट्स अनदर टॉपिक टू गेट इनटू। तो चक्रा डैमेज होने का ये मतलब होता है। अब ये देखो कि द्वापर युग से हमारे चक्रा बहुत ज्यादा डैमेज होने शुरू हुए और कलयुग में आते आते अब हमारे चक्रास बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। अब होता क्या है कि जितने भी एक्सपीरियंसेस हमें लाइफ में मिलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे चक्रा डैमेज हो जाता है या हमारे अंदर कोई इनसिक्योरिटी आ जाती है, वो सारे हमारे सटल बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। वो सारे के सारे एक्सपीरियंसेस हमारी सटल बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड अब क्या करता है, हमारी सटल बॉडी उस सबकॉन्शियस माइंड से बनी हुई है, तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है कि जितने भी एक्सपीरियंसेस ने आपको किसी भी तरीके का दुख दिया है या ट्रॉमा दिया है, वो सारे एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड चीजें वो आपकी लाइफ में नहीं होने देता है। ओके, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन सारी चीजों से आपको बचाएगा जिन चीजों से ऑलरेडी आपको आहत पहुंच चुकी है। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर किसी पास्ट लाइफ में आपको एक्सीडेंट से आपकी मृत्यु हुई थी तो बहुत सारे चांसेस हैं कि इस लाइफ में आपका सबकॉन्शियस माइंड का सटल बॉडी में, सटल बॉडी ट्रांसफर हो गई तो आपकी फिजिकल बॉडी चली गई जब आपकी मृत्यु हुई, पर सटल बॉडी वहां से लेकर यहाँ पर
आ गई, इस जन्म में आ गई, तो अब जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको उस ट्रॉमा से बचाने की कोशिश करेगा। तो इस लाइफ में क्या होगा कि बाय बर्थ आपको व्हीकल चलाने से डर लगेगा, या आप रोड पे पैदल भी चल रहे होंगे तो आपको बहुत डर लगेगा कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत क्लोज स्पेस, क्लैस्ट्रोफोबिया, उससे बहुत ज्यादा डर लगता है। कुछ लोग होते हैं उनको वाटर से डर लगता है, कुछ लोग होते हैं उनको हाइट से डर लगता है, बचपन से, बर्थ से। तो ये सारे जो डर हैं वो कैसे आ जाते हैं, क्योंकि वो पास्ट लाइफ से आ रहे होते हैं, या फिर एंसेस्टर से या चाइल्डहुड से भी आ सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब क्या हुआ कि जो डर था सटल बॉडी में बैठ गया, सटल बॉडी डैमेज हो गई, वो बॉडी दूसरे लाइफ में आ गई, और उस लाइफ में अब वो अपना असर दिखा रही है बिना आपके कोई कर्मा किए। भाई आपने अभी तो जन्म लिया है, फिर भी आपके अंदर कोई संस्कार है, वो कैसे है, क्योंकि वो पिछले जन्म से आ रहा है। तो सटल बॉडी डैमेज है। जिस तरीके से पास्ट लाइफ से सटल बॉडी डैमेज हुई, ठीक उस तरीके से दो और तरीके हैं जिससे हमारी सटल बॉडी डैमेज ही रहती है। दूसरा, हमारा इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड मतलब कि बचपन में हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे सिबलिंग्स के साथ, हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स के साथ, हमारे नेबर्स के साथ, वगैरह वगैरह। क्योंकि बच्चे का जो मन होता है वो बहुत शांत होता है। बच्चे को नहीं पता होता है कि उसको कुत्ते से डरना चाहिए, पर हम उसे सिखाते हैं कि भाई इससे डरो, ये तो तुम्हें काट लेगा, बहुत खून बहेगा। हम बच्चे को ये बात सिखाते हैं, उसको नहीं पता होता है कि उसको कुत्ते से डरना चाहिए। ठीक इसी तरह एक बच्चे के दिमाग पे असर पड़ता है अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से जो वो चाइल्डहुड में लेता है। छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस होते हैं, इन एक्सपीरियंसेस को कोई बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है कि मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने किसी का मर्डर कर दिया, ओ माय गॉड आई एम फीलिंग शेम नाउ, तो अब मैं पूरी जिंदगी शेमफुली काट रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, बहुत थोड़े थोड़े इंसिडेंट्स हो सकते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल लें तो किसी बच्चे की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि उसकी परिस्थितियां ऐसी रही हों, बचपन की, कि उसके घर में पैसा ना हो बिल्कुल भी, तो उसने बहुत किल्लत देखी हो फॉर एग्जाम्पल। तो अब बड़े होके वो बहुत अच्छा कमा रहा है पर फिर भी पैसे नहीं खर्च कर पाता, कंजूस है वो, उसको पैसे खर्च करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत गुस्सा आता है, तो ये उसका वूंड है। तो इसको बोलते हैं इनर चाइल्ड वूंड। अब इस वूंड से भी जो आपकी सटल बॉडी है वो डैमेज हो गई है, तो वो सारे एक्सपीरियंसेस जो आपके अंदर किसी तरीके का पैटर्न क्रिएट करते हैं या आप ट्रॉमा बिठा देते हैं, वो आपकी सटल बॉडी को डैमेज कर रहे होते हैं। अब ठीक इस तरह, अब इसको ऐसे देखिए कि मेरी सटल बॉडी डैमेज है, मेरे हस्बैंड की सटल बॉडी डैमेज है। क्यों? क्योंकि हम लोग तो कलयुग में हैं, कलयुग में सबकी सटल बॉडी डैमेज है, हम सबका यही हाल है, हम सबके चक्रास ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। अब ये दो लोग मिले और मिलके इन्होंने एक और लाइफ को बर्थ दिया, तो डीएनए के थ्रू जो इन दोनों की सटल बॉडी में डैमेजेस थे वो डैमेजेस अब उस बच्चे में चले गए। तो हो गए 3 सोर्सेज ऑफ डैमेजेस टू योर सटल बॉडी, एक पास्ट लाइफ, एक इनर चाइल्ड और एक एंसेस्ट्रल। बस यही 3 हीलिंग्स हैं जो हम करते हैं किसी भी इंसान को कलयुग वाले चक्रा बॉडी, सटल बॉडी से सत्ययुग वाली सटल बॉडी तक पहुंचाने के लिए। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोल देते हैं हीलिंग जर्नी। अब जरूरी नहीं है कि आप हीलिंग जर्नी थेरेपीज लेके ही करें कि भाई अब मुझे अपने पास्ट लाइफ के वुंड्स हटाने हैं तो मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रही हूँ, कि मुझे इनर चाइल्ड के वुंड्स हटाने हैं तो मैं इनर चाइल्ड थेरेपीज ले रही हूँ, कि मुझे एंसेस्ट्रल वुंड्स हटाने हैं। एंसेस्ट्रल वुंड्स बाय द वे पितृदोष होता है जो हमारे हिंदुइज्म में हमें सिखाया जाता है, किया जाता है, बहुत सारी पूजा करते हैं पितरों के लिए, करेक्ट? तो वो एंसेस्ट्रल वुंड्स हो गए, तो मैं एंसेस्ट्रल हीलिंग ले रही हूँ। दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू हील योरसेल्फ। बट वो सारे लोग, ऑनेस्टली मैं आपसे कहती हूँ, वो सारे लोग जो एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं रोज, जो स्पिरिचुअल स्टडीज करते हैं, जो मेडिटेशंस करते हैं, खुद को एक डिसिप्लिन में रखते हैं, वो लोग बिना इन थेरेपीज के भी हील हो जाते हैं। पर डिपेंड करता है कि आपका नेचर क्या है, आप अपने प्रारब्ध में इस लाइफ में ऐसा क्या लिख के लाए हैं जिसके तहत आप हीलिंग जर्नी तक पहुंचेंगे। हर कोई नहीं पहुंचता है हीलिंग जर्नी तक, एक टाइम होता है हर आत्मा का जब उसकी हीलिंग जर्नी स्टार्ट होती है। तो अब क्या हो गई हीलिंग जर्नी? नथिंग, बस इतना कि मेरे
जन्म लेते लेते जितने डैमेजेस हो गए ना सटल बॉडी में, वो सारे डैमेजेस को मैं सबकॉन्शियस माइंड को हील करके, अपनी सटल बॉडी को हील करके फिर से एक हेल्दी सटल बॉडी बनाऊंगा, जिससे कि मैं एक अबंडेंट लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकूं। जब यही काम किसी भी बात को फॉलो करके बहुत सारे लोग कलेक्टिवली करने लग जाते हैं, तब हम कलयुग से सत्य की तरफ बढ़ जाते हैं, और उसको हम बोलते हैं दैट आवर प्लैनेट इज हीलिंग, दैट वर्ल्ड, द अर्थ इज मूविंग फ्रॉम कलयुग टू सत्युग। और इस ट्रांजिशन को हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस एज, माने कि परिवर्तन का समय, जब कलयुगी लोग अपने ऊपर बहुत काम करके एक सत्युगी दुनिया बनाने का काम कर रहे हैं, उसका इंतजाम कर रहे हैं। तो ये हुई हमारी हीलिंग जर्नी। अब इससे आपको समझ में आया होगा कि कैसे छोटे छोटे विकारों के चलते, छोटी छोटी बातों के चलते हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इसलिए बोलते हैं कि देखने तो मैं बुरा हर जगह गया, लेकिन जब खुद को खोजना शुरू किया तो पता चला मेरे अंदर ही सारी कमियां थी। उस कमियों को देख के, कॉन्शियसली देख के निकाल लेना मतलब खुद को हील करना। अगर आप नहीं भी देखना चाहते तो आपको एक बहुत रिगरस, बहुत एग्रेसिव स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करना पड़ेगा, जिसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत स्टडीज करनी पड़ेगी, तब जाके ये सारे कर्म जो हैं वो हमारे कटने शुरू होते हैं। और बाय द वे, जैसे जैसे हमारी सटल बॉडी खराब होना शुरू होती है, वैसे वैसे हमारे दूसरों से कर्म बनना भी शुरू हो जाते हैं। सतयुग और त्रेता युग में क्योंकि हम सोल कॉन्शियस होते हैं ना, तो हमारी कर्म बाइंडिंग ज्यादा नहीं होती है किसी के भी साथ। कर्म बाइंडिंग हमारी त्रेता से स्टार्ट होती है, और कलयुग तक फिर हम डिफरेंट डिफरेंट लोगों के टच में इसीलिए आता है क्योंकि हमारा उनके साथ एक कार्मिक अकाउंट होता है। तो कलयुग में जैसे जैसे हम अपनी सटल बॉडी को हील करते हैं, वैसे वैसे हमारा कार्मिक अकाउंट्स क्लियर होने शुरू होते हैं। जब वो कार्मिक अकाउंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, हम सतयुगी बॉडी अपना लेते हैं। और सतयुगी बॉडी अपनाते हुए अगर हम और ज्यादा तपस्या करते हैं, तो हम अपनी सटल बॉडी को बिल्कुल ही डिफ्यूज कर देते हैं, तो वो काउजल बॉडी में जाती ही नहीं है, और उसको मोक्ष बोलते हैं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने सीखा है। अच्छा, कलयुगी बॉडी में रहते रहते ही जब हम सतयुगी बॉडी को अपना लेते हैं, तब हम उसको जीवन मुक्ति बोलते हैं। जीवन मुक्ति माने इस बॉडी में रहते हुए ही मुक्त हो जाना सारे बंधनों से, यानी कि सारे के सारे विकारों को अपने अंदर से हटा देना, उसको जीवन मुक्ति बोलते हैं। मुक्ति माने अब आप बॉडी नहीं लोगे। जीवन मुक्ति माने कि बॉडी में रहते हुए ही आप वो सारे एक्सपीरियंसेस कर रहे हो कि मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं डिटैचमेंट में हूँ और एक बहुत खुशी भरी जिंदगी जी रहा हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट हीलिंग। तो अगर आपको अपने वुंड्स हटाने हैं पास्ट लाइफ के, तो आप आइए मेरे पास और हम आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे। अगर आपको लगता है कि बचपन के कोई घाव है आपके अंदर और आपकी सटल बॉडी फ्रैक्चर्ड है, तो आप आइए मेरे पास, हम इनर चाइल्ड हीलिंग करेंगे। और आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ एंसेस्टर्स से, पूर्वजों से आपकी लीनियज में चलता आ रहा है, तो हम एंसेस्ट्रल हीलिंग करेंगे। ये सारी हीलिंग हमको इतना हेल्प करती है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ये सारी हीलिंग्स ली हैं और मुझे बहुत हेल्प हुई है मेरे लाइफ के मेजर डिसीजंस लेने में भी, और रोजमर्रा की जिंदगी में भी। आई एम नाउ वेरी पीसफुल विद माई सेल्फ। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बिल्कुल हीलिंग्स लीजिए। आपको अपने साथ कोई भी पैटर्न नजर आ रहा है तो काउंसलर से बात कीजिए। अगर आपको मुझसे नहीं करनी तो आप किसी और से कीजिए, पर कीजिए जरूर। थेरेपीज लीजिए, बहुत हेल्प करती है, हम खुद के बहुत क्लोज आ जाते हैं। और अगर नहीं है आपका मन थेरेपीज लेने का, तो कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करिए। और वो भी मन नहीं है तो अपनी डेली लाइफ में खुद को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करिए, उसी से हम कई ज़्यादा हील हो जाते हैं। पर वो ऑब्जर्वेशन डिटैचमेंट के साथ होना चाहिए। तो बस मुझे यही कहना था आप लोगों से। आई होप कि मैं समझा पाई हूँ। आपके जो क्वेश्चंस हो मुझे भेजिएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे है फॉर एनी काइंड ऑफ सेशन दैट यू आर लुकिंग फॉर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, आप वहाँ पे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी मैं चलती हूँ, फिर से आऊँगी फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।